भारतीय इतिहास के बीए थर्ड ईयर के बच्चों का इस कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल थर्ड ईयर के पहले पेपर के पहले टॉपिक की हम बात करेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रिय बच्चों, पानीपत का तीसरा युद्ध इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीए करने के बाद किसी भी तरह का कोई प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास के लिए एक मोड़ बिंदु कहा जाता है। यह युद्ध 1761 में हुआ था, यानी कि मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के बीच का यह समय है। यह वह दौर है, यह वह समय है, वह युग है जब भारतीय राजनीति में कई बदलाव जन्म ले रहे थे। 3 आयामों से अगर हम देखें तो पहला जो बदलाव है वह यह है कि औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान में मुग़ल सत्ता पतन की ओर अग्रसर हो रही थी, जिसके लक्षण हमें भारतीय राजनीति में कई जगह पर दिखाई दे रहे थे। और इसके साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव हमें दिखाई देता है वह है यूरोपीय जातियों जैसे पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों का आगमन हो रहा था। और तीसरा, भारत में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मराठों की शक्ति का बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्थान हो रहा था। इन मोटे मोटे 3 बदलावों के साथ भारतीय परिदृश्य में जो बदलाव आ रहे थे उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध को जन्म दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध को समझने के लिए जो मूल रूप से मराठों और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, उसके बारे में बात करने के लिए हमें इस पृष्ठभूमि में थोड़ा सा यह देखना होगा कि मराठों का उत्थान किस तरह से हुआ। आप सब जानते हैं कि शिवाजी ने मराठों की शक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और उनकी मृत्यु के बाद 1681 में संभाजी छत्रपति बने थे, जिनकी औरंगजेब ने कैद कर हत्या करवा दी थी। लेकिन संभाजी के भाई राजाराम ने संघर्ष जारी रखा। संभाजी की विधवा पत्नी और पुत्र शाहू मुगलों की कैद में रहे और मार्च 1700 में राजाराम की भी मृत्यु हो गई और उनकी विधवा ताराबाई ने बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर संघर्ष जारी रखा। इधर शाहू को 1707 में कैद से मुक्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप ताराबाई और शाहू के बीच भी सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ और 1707 में खेड़ के मैदान और सितारा के पास युद्ध में ताराबाई की हार हुई। शाहू 1708 में गद्दी पर बैठा। उसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया और शाहू के काल में ही मराठा राजनीति में पेशवाओं का उत्थान हुआ। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा बनते ही 1713 में ताराबाई और विद्रोही मराठों की शक्ति का दमन कर दिया और शाहू के प्रभुत्व की छत्रपति के रूप में स्थापना की। इसके बाद बाजीराव पेशवा बने, जिसने उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व को फैलाया। और बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 के बीच में पेशवा रहे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को अपने चरम तक पहुंचाया। अब सत्ता का केंद्र सतारा से पूना बन गया था।
और दिसंबर 1749 में शाहू के मरने के बाद छत्रपति की शक्तियों का स्थान पेशवा ने ले लिया। इस तरह से पेशवा मराठा शक्ति का प्रतीक बनकर उभरे और वे काफ़ी ताकतवर भी थे। लेकिन पेशवा के जो उत्तरी अभियान थे, उत्तर भारत के अभियान थे, वो अब उनकी स्वार्थ नीतियों के कारण मराठों की शक्ति के लिए, संपूर्ण मराठा ताकत के लिए घातक सिद्ध हुए। सिंधिया और भोंसले जैसे सरदार स्वतंत्र शासकों जैसा व्यवहार करने लगे थे और हम देखेंगे कि किस तरह से मराठों की इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में ही भारत में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और यह युद्ध मराठों और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस तरह से यह युद्ध जो हमें अंग्रेज़ों की ओर ले जाता है, देखने की बात यह है कि यह पानीपत का युद्ध एक विदेशी ताकत अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के क्या कारण थे? पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और वह लगातार बढ़ता चला गया और यही मूल रूप से आगे चलकर पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए जिम्मेदार रहा। अहमद शाह अब्दाली ने 1747 में अफ़गानिस्तान पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और इसके बाद उसने नादिर शाह के अधीन रहे जितने भी भारतीय क्षेत्र थे, जिसमें पंजाब, कश्मीर, मुल्तान आदि शामिल थे, सब पर अहमद शाह अब्दाली ने यह कहते हुए अधिकार कर लिया कि यह नादिर शाह के अधिकार में होने की वजह से उसका इस पर स्वाभाविक अधिकार बनता है। इसके बाद 1748 में जब पंजाब में सूबेदारी पर काबिज होने के लिए उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो इसमें भाग लेने के लिए अब्दाली पंजाब आया, लेकिन वह मुग़ल सेना से परास्त होकर लौट गया। उसने हार नहीं मानी। उसने 1752 में फिर आक्रमण किया और पंजाब तथा मुल्तान मुग़ल सम्राट ने अब्दाली को सौंप दिए। 1756 में उसने फिर दिल्ली तक धावा बोला और मथुरा तथा वृंदावन को लूटा। उसने नजीब खां रोहिला को मीर बख्शी बनाया और अपने बेटे तैमूर शाह को पंजाब का सूबेदार बनाकर वह लौट गया। अब्दाली के लौटने के बाद मराठों ने नजीब खां को हटाकर अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी बनाया। इस तरह से पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मराठों ने अब्दाली की सत्ता को चुनौती दी, जिससे दोनों शक्तियों के बीच जो टकराव और विरोध पैदा हुआ, उसकी परिणति आखिर पानीपत के तीसरे युद्ध में हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध का दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रमुख कारण है, वह है भारत में राजनीतिक शून्यता। हमने देखा कि किस तरह से भारत में मुग़ल सर्वोच्चता के प्रतीक बादशाह औरंगज़ेब के बाद भारत में धीरे धीरे राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी और कोई ऐसा योग्य शासक नहीं बना मुग़ल वंश में जो मुग़लों की सत्ता को बरकरार रख सके। औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल सत्ता की कमज़ोरी से राजनीतिक शून्यता पैदा हुई थी, उसको भरने के लिए उस तत्कालीन दौर में दो शक्तियाँ लालायित थी। वे दो शक्तियाँ थीं, पहले भारत के मराठे और दूसरे अफ़गानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली। क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ मुग़लों का स्थान लेना चाहती थी, इसलिए इनमें
संघर्ष होना तय था। पानीपत के तीसरे युद्ध का एक और प्रमुख कारण था दिल्ली पर प्रभाव जमाने के लिए संघर्ष। मुगल सम्राट के कमज़ोर हो जाने के बावजूद उसकी संप्रभुता, उसकी वैधानिकता जो भारतीय राजनीति में कायम थी, उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी एक सत्ता का संघर्ष था। अर्थात जो छोटी छोटी शक्तियाँ थीं, जो अन्य शक्तियाँ थीं मुग़ल सत्ता के अलावा, वे ये चाहती थी कि कमज़ोर होती मुग़ल सत्ता पर जिसका प्रभाव रहेगा उसी का प्रभाव भारत की राजनीति पर रहेगा, क्योंकि कमज़ोर होने के बावजूद मुग़ल सत्ता संप्रभुता और वैधानिकता की प्रतीक थी। निज़ाम, नवाब, अब्दाली, मराठे, ये सब वे ताकतें थीं जो कमज़ोर होती मुग़ल सत्ता में इंटरेस्ट लेने लगे थे, रुचि लेने लगे थे, और इनमें मराठों ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए ही हमने देखा था कि किस तरह से नजीब खां को की जगह नजीब खां को अहमद शाह बंगश को उन्होंने मीर बख्शी बनाया था। और ये जो सीधा सीधा टकराव था, यही अंत में संघर्ष का कारण बना था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली नहीं चाहता था कि उसके द्वारा नियुक्त नजीब खां को कोई चुनौती दे, और जब मराठों ने सीधे उसके पद को, उसकी सत्ता को चुनौती दी, तो संघर्ष को ज़्यादा दिन नहीं टाला जा सका। पानीपत के युद्ध के कारण जो एक और अन्य कारण है, वह है अब्दाली की सैन्य सफलताएं। हमने देखा कि 1752 से लेकर 1757 के बीच अहमद शाह अब्दाली को भारत में किए गए सैन्य अभियानों में लगातार सफलताएं मिली थी। इन सफलताओं की वजह से उसका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको लगने लगा कि वह भारत की तमाम शक्तियों को हराकर भारत की सत्ता पर काबिज हो सकता है। जैसे जैसे अहमद शाह अब्दाली सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था, भारत की जो छोटी छोटी शक्तियाँ थीं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ा, और ऐसी स्थिति में निरंतर अब्दाली आगे बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप उसका टकराव मराठों से होना निश्चित हो गया। तो पंजाब में जो अफ़गान और मराठा संघर्ष था, पंजाब में अपना प्रभाव जमाकर वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की जो स्थिति अहमद शाह अब्दाली ने बनाई थी, उसके कारण मुग़लों ने जो पहले पंजाब मराठों को दे रखा था, वह जब अब्दाली को मिल गया तो दोनों के बीच संघर्ष होना तय हो गया। मराठों ने 1759 में जब अब्दाली के बेटे तैमूर शाह को वहाँ से भगाया, तो अफ़गान सेना ने मराठों को वापस पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था। लेकिन पेशवा ने इस स्थिति में अफ़गानों से समझौता करने के बजाय सदाशिवराव के नेतृत्व में अफ़गानों का मुकाबला करने के लिए सेना भेजी। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों का आमने सामने संघर्ष होना तय हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल सत्ता के कमज़ोर होने के बाद उस बड़ी ताकत की जगह लेने के लिए मराठों, जो भारत की एक बड़ी शक्ति थे, और अहमद शाह अब्दाली, जो अफ़गानिस्तान का शासक था और जो भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, इन दो शक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। और इन परिस्थितियों में हम देखेंगे कि किस तरह से ये परिस्थितियाँ आगे चलकर पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण बनी।